पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा जो है, यदि निकाय पर कौन से बल लग रहे हो? संरक्षी बल। तो निकाय की ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, यानी नियत रहती है। इस दौरान ना तो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना ऊर्जा नष्ट होगी, यानी कुल ऊर्जा का मान जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। और हमने सिद्ध भी किया था कि यहां से कोई वस्तु जमीन से कितनी ऊंचाई से गिराई जाती है? h ऊंचाई से। और बीच में एक बिंदु लिया था b, ये कितनी हाइट से पर नीचे आ गई थी? तो ये बच गया था h माइनस एक्स पर। मैंने प्रूव किया था टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये बराबर है टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, और ये तीनों ही बराबर होते हैं mgh के। ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं। क्लियर हो गई बात? बात सिंपल पेंडुलम की चल रही थी। सिंपल पेंडुलम में भी कौन संरक्षित रहता है? ऊर्जा। सिंपल पेंडुलम में भी कौन संरक्षित रहता है? ऊर्जा। सिंपल सी बात है। देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, ये कोई फिक्स्ड सपोर्ट होगी जिसके ऊपर ये बातों वाली कौन सी स्थिति कहलाएगी? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ये पिंड क्या करेगा? गति करेगा। अरे क्या करेगा? इर्द और गिर्द। किसके? माध्य स्थिति। ये इसकी अलग अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी। ये कुछ देर में यहां मिलेगा और फिर थोड़ी देर में ये यहां मिलेगा। तो ये जो इसकी स्थितियां हैं, इनको कौन सी स्थितियां कहेंगे? चरम स्थिति। मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशंस हो रही हैं। चरम स्थिति के ऊपर इसकी कौन सी ऊर्जा जीरो होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी ये धरातल से, यानी इसको बोलते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन या जीरो लाइन। कौन सी लाइन? ये कौन सी लाइन कहलाती है? डेटम, जीरो लाइन। सारी की सारी हाइट कौन सी लाइन से मेजर करेंगे? डेटम लाइन, यानी इसको कहेंगे जीरो लाइन। डेटम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेटम। अब देखो ये मैक्सिमम हाइट पर है, यहां नहीं आया समझ में? ये मैक्सिमम हाइट पर है, तो यहां पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी ऊर्जा खत्म, जीरो के बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब ये यहां से वापस रिटर्न करेगा, नीचे की ओर आएगा। जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा, इसकी स्पीड यानी चाल क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और जैसे ये यहां से पहुंचेगा, मैक्सिमम कौन सी स्पीड हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, क्योंकि डेटम लाइन पर है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। यदि h मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यदि h जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। समझ में आया? तो ये चीज यहां पर कितनी हो जाएगी? जीरो। अगेन व्हेन वी रीच टू दिस पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी विल बी अगेन जीरो एंड द पोटेंशियल एनर्जी अगेन विल बी मैक्सिमम। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी या चाल क्या होगी पार्टिकल की? अरे काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी में जीरो है, मैक्सिमम है सॉरी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो, है ना? तो अपने को समझ में आ रहा है टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी लेकिन? अरे टोटल क्या रहेगा? टोटल कांस्टेंट। टोटल क्या रहेगा? कांस्टेंट। आपको यहां देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? अपने को यहां देखने को मिलेगा टोटल एनर्जी जो है वो हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक रहेगा ये, है ना? ये चेंज नहीं होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इनका दोनों का सम यानी योग तो बराबर ही रहेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा ईच एंड एवरी पोजीशन पर। यहां पर भी उतना ही रहेगा, यहां पर भी उतना ही रहेगा, यहां पर भी, और बीच में भी कहीं पर उतना ही रहेगा। चाहे बीच में कोई भी पोजीशन ले लो। समझ में आ रहा है? इसके लिए अपने को एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में देखिए ध्यान से, ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, इसकी मैं चेंजेस कर रहा हूं, दो चार लाइनें। ग्राफ बनाएंगे किसके अंदर? एनर्जी में और एक्स में। एक्स क्या है सर? एक्स क्या है? एक्स है इसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस। नहीं आया समझ में?
जब ये बिल्कुल यहां होगा तो x कितना होगा, 0, और जब ये चरम स्थिति पर होगा तो x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम x में और एनर्जी में ग्राफ बना रहे हैं, समझ में आ रहा, किसमें और किसमें ग्राफ बना रहे हैं, x में और एनर्जी में। अब ध्यान से देखो x और एनर्जी में ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिए ग्राफ के अंदर क्या होगा, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन ये x को डिनोट करती है, और ये वाली लाइन जो है ये एनर्जी को डिनोट करेगी। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, देखो कौन सी एनर्जी, इस लाइन को हटा दो आप, मैं क्या कर रहा हूं, इसको नीचे की तरफ ही ऐड कर रहा हूं, इसको ना ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा तो हम इसको नीचे की तरफ ही ऐड कर रहे हैं, यहां कर रहा हूं, इसको समझ में आया। ये किसको डिनोट करता है, एक्स को, ये किसको डिनोट करता है, एनर्जी। क्लियर है। मेरे को बताओ x बराबर 0 पर कौन सी है, x बराबर 0 समझ रहे हो, x बराबर 0 का मतलब हम कौन सी स्थिति पर है, माध्य पर। x बराबर मैक्सिमम यानी अधिकतम, तो हम कौन सी स्थिति पर है, चरम स्थिति पर। क्लियर है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होती है, चरम स्थिति पर। खुला समझ में आ रही बात, चरम स्थिति पर मैक्सिमम एनर्जी। अब देखो मैं एक लाइन बना रहा हूं, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं जाएगी इसकी, इस लाइन से ऊपर क्या नहीं जाएगी, एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी x बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, x बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0। तो देखो ये यहां पर 0 और यहां पर मैक्सिमम, तो इसमें ग्राफ में देखो जब x का मान बढ़ने लगेगा, x बढ़ रहा है, यहां कौन है x बराबर 0, x का मान बढ़ेगा तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। देखो बढ़ करके ऐसे बढ़ती है धीरे धीरे, और एक टाइम आएगा जब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है। x का मान पॉजिटिव भी, ये माध्य स्थिति है, x बराबर 0 पर माध्य स्थिति होती है, माध्य स्थिति के लेफ्ट साइड और माध्य स्थिति के राइट साइड सेम ग्राफ बनेगा। चाहे लेफ्ट में जाओगे तो x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो सेम टू सेम ग्राफ बनता है ऐसे, और इससे ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, ये एनर्जी की अधिकतम वैल्यू है। कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो अब कौन सा ग्राफ है, अब कौन सी एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, ये किसका है ग्राफ, ये है पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझ में आ रही बात, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ को ये लाइन हटा रहे हैं, ये ध्यान रखना कौन सी लाइन है, बस ये है ना, ये ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। कौन है ये, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा दूसरा काइनेटिक एनर्जी का, बताओ काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कहां होती है, माइनस। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा अधिकतम कहां होगी, माध्य स्थिति पर, और माध्य स्थिति का मतलब x बराबर 0, तो ये वाली एनर्जी देखो मैक्सिमम होगी, यहां से स्टार्ट होगी। नहीं आया समझ में। जैसे जैसे आप कौन सी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, चरम स्थिति की तरफ, आपका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कौन सी ऊर्जा घटती जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो यहां धीरे धीरे देखो आप माध्य स्थिति की ओर, और जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उसी टाइम कौन सी एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया समझ में। और ये इधर भी बनेगी ऐसे कैसी लाइन, समझ में आया। ये वाले पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जिन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हैं, बराबर। समझ में आया। ये वाला ग्राफ किसका है भाई, काइनेटिक एनर्जी का। सर यहां पर देखो एनर्जी की वैल्यू कितनी है इस बिंदु पर, एनर्जी मैक्सिमम है यहां पर 0। कौन सी, इस बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी, अरे एक्स एक्स पर नहीं है क्या, एक्स एक्स पर ये वैल्यू तो 0 हो गई ना भाई। ग्राफ समझ में आ रहा है, ग्राफ बना रहे हैं हम। वाई एक्स पर कौन है, ऊर्जा, और एक्स पर कौन है, एक्स का मतलब माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति से बिंदु की दूरी कि वो पिंड एक्चुअल में है कहां पर, वो है। तो जब देखो आप कौन सी स्थिति पर होंगे, बिल्कुल माध्य स्थिति पर, तो माध्य स्थिति पर कौन सी ऊर्जा तो 0 होती है। कौन सी ऊर्जा का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है, और माध्य स्थिति पर काइनेटिक एनर्जी अधिकतम। तो ये बिंदु कौन सा बिंदु है, ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला। समझ में आया। ये बिंदु कौन सा बिंदु है, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
नहीं आई बात समझ में? और यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और कौन सी एनर्जी जीरो है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। समझ में आ रहा है? अरे माध्य स्थिति पर दोनों जगह सेम होगा। क्लियर है? इस बिंदु पर कौन कौन सी एनर्जियां हैं बताओ? इस बिंदु पर केवल कौन सी, देखो ये कौन सी एनर्जी जीरो हो गई? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी जीरो नहीं हुई? पोटेंशियल। इस बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम है, देखो। ठीक है? और इस बिंदु पर भी यही बातें हैं, बस इतना सा अपने को ग्राफ बनाना है। और इन बिंदुओं को कहते हैं कौन सा, ये बिंदु है, इन बिंदुओं पर कौन बराबर पाया जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? और ये है, ये कौन सी लाइन को डिनोट करेगी? यहां पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। और इसका मान क्या रहेगा? वो लिख रखा है मैंने, ये ग्राफ बना लो फटाफट। ये आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जिसको कहते हैं पावर। पावर का मतलब शक्ति। किसी मशीन या फिर युक्ति की शक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे? है ना, हर मशीन की एक क्या होती है? शक्ति होती है। क्लियर है? अरे मान लीजिए कोई एक आदमी है और 2 मंजिल के मकान पर उसको ईंट ले जानी है। क्या ले जानी है? ईंट ले जानी है। 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है? एक आदमी तो 2 मंजिल तक ईंट ले जाने के लिए 5 मिनट लगाता है, और दूसरा आदमी उसी वजन को, वजन सेम है दोनों का क्या सेम है? वेट। उसी वजन को उसी 2 मंजिल तक ले जाने के लिए वो 10 मिनट लगाता है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन से व्यक्ति की शक्ति ज्यादा है? 5 मिनट वाले की। समझ में आया? दोनों ने बराबर काम किया है, तो सर अंतर कैसे आया? काम बराबर किया है। सर आप ऐसा कैसे करें, काम बराबर किया है? मेरे हिसाब से तो क्या किया, ये 2 मंजिल का मकान है और यहां पर क्या पड़ी हुई है? पत्थर पड़े हुए हैं। इन पत्थरों को यहां से उठाकर 2 मंजिल के मकान पे ऊपर ले जाकर रखना है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये कितनी हाइट पर लेकर के गए? एच हाइट पर कितने द्रव्यमान को लेकर के गए? तो इन्होंने कार्य किया होगा W बराबर mgh। याद है? पृथ्वी की सतह से m द्रव्यमान को उठाकर ले जाओ, कितनी ऊंचाई पर ले जाओ? h पर। तो कार्य करना पड़ेगा mgh। अब दोनों बराबर बराबर द्रव्यमान ले गए, ये भी m ले गया, ये भी m ले गया, दोनों के लिए मंजिल सेम। कार्य दोनों ने क्या किया? बराबर बराबर। लेकिन इसने किया 5 मिनट में, इसने किया 10 मिनट में। तो शक्ति पता है कैसे डिफाइन होती है? शक्ति टाइम पे डिपेंड करती है। भले ही 2 आदमी काम बराबर कर रहे हो, लेकिन जो आदमी काम करने में कम समय लेता है, उसी काम को करने में कम समय लेता है, उसकी शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो शक्ति की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है। शक्ति का फॉर्मूला देखो, मैं पावर निकाल रहा हूं, इस आदमी की पावर निकाल रहे हैं जो 5 मिनट में काम करता है, उसकी पावर आ जाएगी P बराबर कार्य कितना किया, W में समय का भाग दे दो। समझ में आया? और दूसरे वाले की पावर भी ऐसे निकलेगी। तो एक्चुअल में पावर होती क्या है पता है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। दर का मतलब ये दर किसके साथ निकलती है? समय के साथ। क्लियर हुआ? तो किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर ही उसकी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ये डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? पावर का पावर बराबर आता है देखो W अपॉन T। ये भी ठीक है। और कई जगह देखो आपने को ये इस तरह से देखने को मिलेगा, कई जगह अपने को ये देखने को मिलेगा कि माना कोई व्यक्ति डेल्टा T समय में कितना काम करता है। मैं लिख रहा हूं, माना कोई मशीन या व्यक्ति डेल्टा W कार्य करती है कितने समय में? कार्य करती है डेल्टा T समय में। तो इसकी शक्ति कैसे परिभाषित करेंगे? P बराबर आता है डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। समझ में आई बात?
और अगर यहाँ आप यहाँ लगा दे, नीचे लगा दो, देखो P और नीचे लगा दो लिमिट डेल्टा टी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी को लिख सकते हैं dW अपॉन dt। एक ही बात है, समझ में आया? आपको याद है कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है F इंटू ds इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो पावर का फॉर्मूला आ गया मेरे पास में d अपॉन dt, और इसमें देखो मैं लिख देता हूं कार्य का सूत्र क्या लिया, वेक्टर हटा दिया मैंने, F इंटू ds इंटू कॉस थीटा। तो यहां लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर F ds कॉस थीटा। थीटा का मान कांस्टेंट होगा, F का मान कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल देंगे, ये आ जाएगा F इंटू ds और ये आ जाएगा ds। इसको आगे लिखेंगे, देखो कॉस थीटा भी लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं भाई, F इंटू ये क्या हुआ, अच्छा F इंटू कॉस थीटा, F इंटू कॉस थीटा, इधर देखिए, और आगे लिखोगे आप ds अपॉन dt। कुछ समझ में आया? ds अपॉन dt कौन होता है? ds अपॉन dt होता है v, अरे विस्थापन में का समय के साथ अवकलन, ये v होता है, तो ये आ जाएगा v। फाइनली मेरे पास तो समीकरण आ गया, p का वो आ गया, देखो f इंटू v, समझ में आया? तो ये आ जाएगा f इंटू v इंटू कॉस थीटा। ये देखो एक्चुअल में बल एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, तो ऐसा नहीं लग रहा ये बल का और वेग का कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। तो ये आ जाएगा p बराबर f वेक्टर डॉट v वेक्टर। ये पावर का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? पावर का मात्रक देखो, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक यहां से देखो कार्य बटा समय, जूल प्रति सेकंड। कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक कहते हैं इसको वाट। क्या कहते हैं? वाट। डब्ल्यू का मतलब कौन? वाट। और वाट का मतलब होता है 1 जूल प्रति सेकंड को ही 1 वाट कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, यही बात समझ में। ये आपकी क्या खत्म हो गई? आवर। पहले लिखेंगे डेफिनेशन, फिर लिखेंगे फॉर्मूला। टक्कर, टक्कर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलिजन। क्या कहते हैं भाई? कॉलिजन। सबसे पहली बात तो देखो ये होता क्या है, होता ये है टक्कर किसको कहेंगे, दो पिंडों की इस तरह से गति हो रही हो कि उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन को हिंदी में कहते हैं अंतःक्रिया हो। क्या हो? अंतःक्रिया हो। उन दोनों के बल बीच में बलों का एक दूसरे पर लगे, बलों का आदान प्रदान हो। समझ में आया? एक दूसरे का बलों का आदान प्रदान हो, और चाहे बलों का आदान प्रदान चाहे संपर्क होकर हो चाहे संपर्क ना होकर हो। सर ये क्या होता है? अरे टक्कर करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो आवेशित कण होते हैं, उनका संपर्क में आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। सिंपल पिंडों की बात करते हैं। देखो ये भी कोई कांच की गोली है, ये कांच की गोली है, और ये इधर जा रही है कितनी स्पीड से? मान लीजिए u1 स्पीड से, और ये इधर जा रही है कितने की स्पीड से? u2 की स्पीड से। इसका द्रव्यमान मान लो m1, इसका द्रव्यमान मान लो m2। अब होगा क्या, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए u1 किससे ज्यादा है? u2 से। तो कौन किससे टकराएगा? अच्छा u1 u2 से टकराएगा, लेकिन u2 u1 से नहीं टकराएगा, दोनों ही टकराएंगे। तो ऐसा क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी टाइम के साथ। ये धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम, और एक टाइम आएगा दोनों टकरा जाएंगे। ठीक है? तो इनमें तो क्या हो रहा है, दोनों का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तब टक्कर हुई। और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, देखे मान लीजिए कोई आवेश है, ये धनात्मक आवेशित कण है, और इधर से भी कोई आवेशित कण आया, ये भी धनात्मक आवेशित कण है। आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, दो आवेशों के बीच में मान लीजिए ये Q1 है और ये कौन है? Q2। आवेश को किससे दर्शाते? Q से। तो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इनके बीच में लगता है बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर ये समान प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ये इसको, ये जो है ये इसको इधर धक्का मारेगा। समझ में आ रहा है कुछ? और ये वाला कण इसको इधर धक्का मारेगा, और ये दूर दूर रहेंगे तभी लगाने लग जाएंगे बल।
अब बल का मान जो होता है ना, ये जितना पास, आर कौन होता है पता है? इन दोनों के बीच की दूरी, त्रिज्या नहीं, आर होती है इन दोनों के बीच की दूरी। आर का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा ना, एफ का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ये आवेश एक दूसरे के पास में आते जाएंगे, इनके बीच में लगने वाला बल बढ़ता चला जाएगा, और वो बल एक स्थिति ऐसी आएगी, वो बल इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ये इधर गति करने की बजाय दूर गति करेंगे वापस, तो इनकी गति की दिशा बदल गई। और गति की दिशा बदलने को ही टक्कर कहते हैं, चाहे संपर्क हो चाहे ना हो। तो इसी स्थिति में संपर्क हुआ ही नहीं। संपर्क क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चलते चलते ही दोनों के बीच में बल इतना ज्यादा हो गया कि टक्कर होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही अपनी गति की दिशा इन्होंने बदल ली। इसको भी क्या कहेंगे? टक्कर। तो टक्कर होने की ये कोई शर्त नहीं है कि दोनों का एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए। अब टक्कर की डेफिनेशन क्या हुई? कि दो पिंडों के बीच में होने वाली वह अंतःक्रिया जिसके कारण पिंडों की गति की दिशा बदल जाए या उनके वेग बदल जाए। टक्कर से पहले तो वो अलग वेग से चल रहे थे, टक्कर के बाद अगर वो अलग वेग से चल रहे हैं तो ये कह देंगे कि कुछ हुआ है, और होने का मतलब क्या हुआ है? टक्कर हुई है। क्या हुई है? टक्कर। ये तो सिंपल डेफिनेशन अभी हमने लिखी, या फिर इसको लिखेंगे, ये क्या हुआ? टक्कर। समझ में आई बात? अब टक्कर के अंदर हम पढ़ेंगे टक्करों के प्रकार। टक्करों के प्रकार में पहली प्रकार की टक्कर होती है जिसको कहते हैं एक विमीय टक्कर। अब एक विमीय टक्कर को कहते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन, है ना, वन डायमेंशनल कॉलिजन। इसमें पता है क्या होता है? होता क्या है, एक ही लाइन के अनुदिश गति होगी बस, टक्कर से पहले भी टक्कर के बाद में भी। जो मैंने एग्जांपल अभी दिया था ना, वो इसी का एग्जांपल है। मान लीजिए ये दो पिंड है मेरे पास, ये रे, और बीच में एक लाइन बना देते हैं। ये तो टक्कर से पहले की बात हो रही है। ये तो कब से पहले की बात है? टक्कर से पहले। और लाइन के बाद में है किसकी बाद? टक्कर के बाद। हम क्या करेंगे? पहले वाले वेग को क्या मानेंगे? ये द्रव्यमान है m1, ये द्रव्यमान है m2। इसका टक्कर से पहले इधर वेग था u1, और टक्कर से पहले इसका वेग था u2। और कंडीशन में लिख देता हूं जब टक्कर होगी, अदरवाइज टक्कर ही नहीं होगी। टक्कर कब नहीं होगी बताना जरा? जब u2 का मान ज्यादा हो किससे? u1 से, तो टक्कर ही नहीं होगी। अरे ये तो तेज तेज दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, तो ये तेज दौड़ रहा है, ये धीरे दौड़ रहा है, तो टक्कर कैसे होगी? और आवेश है नहीं इनमें, ये बिना आवेश वाले कण है। तो बिना आवेश वाले कणों का तो क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए, और आवेशित कणों के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि यहां पर यदि कौन किससे ज्यादा है? यदि u1 ग्रेटर देन क्या है? u2 है। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और टक्कर के बाद में भी मान लीजिए ये ऐसे जाते हुए नजर आते हैं। अब देखो ये पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, टक्कर के बाद भी अगर ये इसी लाइन पे चल रहे हैं, टक्कर के बाद में देखो आगे कौन मिलेगा? m1 या m2? m2। और टक्कर के बाद का इसका वेग बोल देते हैं कितना? v2। टक्कर के बाद के वेग को v से डिनोट करेंगे, टक्कर के पहले के वेग को u से डिनोट करेंगे। और टक्कर के बाद इसका वेग बना देते हैं क्या? सॉरी, v1। क्लियर हो रही बात? क्लियर है? अब आप तो सिर्फ इसको देखिए कि गति की दिशा नहीं बदली। ऐसा भी तो हो सकता था इनमें टक्कर होती है और ये टकरा कैसे चला गया, नहीं आया समझ में? ये पीछे से तेज चलता हुआ रहा, इससे टकराया, टकराते ही इसकी दिशा बदल गई, ऐसे चला गया। तो अब ये एक ही रेखा में गति, टकराने से पहले की रेखा तो ये है, और अब टकराने से बाद की रेखा ये हो गई, तो दोनों अलग अलग हो गई ना। तो इसको नहीं कहते कौन सी टक्कर? एक विमीय टक्कर। बताओ कौन सी स्थिति एक विमीय टक्कर को दर्शा रही है? जो बीच में, टक्कर से पहले भी वही लाइन थी, टक्कर के बाद में भी वही लाइन है, ऐसी टक्कर को कहते हैं एक विमीय टक्कर। समझ में आया? और जो दूसरे प्रकार की टक्कर बता रहा हूं ना मैं, उसको कहते हैं कौन सी टक्कर? द्विविमीय टक्कर। द्विविमीय टक्कर में क्या होगा? टक्कर से पहले गति की दिशा कुछ और होगी, और टक्कर के बाद में उनकी गति की दिशा पहले की अलग दिशा में होगी। समझ में आया कुछ? और ये समतल में गति हुई। किसमें गति हुई? समतल में। तो जब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में पिंडों का गति जो होती है वो एक ही समतल में होती है, तो ऐसी टक्कर को कहते हैं द्विविमीय टक्कर, या फिर उसको कहते हैं 2D। 2D का मतलब टू डायमेंशनल टक्कर। अरे समझ में आया?
तो ये दो प्रकार की टक्कर होती है, हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखो जाएगा। अब हमने पहले तो अभी कौन सी टक्कर पढ़ ली भाई, एक विमीय टक्कर, और अब आ जाएगी कौन सी टक्कर, 2D, इसको कहेंगे द्विविमीय टक्कर। द्विविमीय टक्कर में क्या होता है, जो वस्तु होंगी जो क्या कर रही होंगी, टक्कर कर रही होंगी, उनकी टक्कर से पहले की दिशा और टक्कर के बाद की दिशा क्या होंगी, अलग अलग। अगर वो पहले एक ही रेखा में चल रही थी तो टक्कर के बाद में एक ही सरल रेखा के अंदर गति नहीं करेंगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अभी लिखवाया मैंने, ये कोई पिंड M1 है, ये किससे जाकर के टकराता है, M2 से। ये टक्कर से पहले तो वेग ऐसे थे, इनका वेग क्या था पहले U1, इसका वेग क्या था इधर U2। टक्कर से पहले मान लीजिए कौन तो जा रहा है, M2 तो किधर जा रहा है, M1 तो जा रहा है इधर, और इसको टकराने से इसकी गति हो गई मान लीजिए इधर, ये कौन गया, M2। तो ये कौन सी टक्कर कहलाएगी, द्विविमीय टक्कर, क्योंकि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में दोनों पिंडे एक ही सरल रेखा में गतिशील नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये नहीं होंगे, गति नहीं कर रहे होंगे, तो ये कौन सी टक्कर कहलाएगी, द्विविमीय टक्कर। बस इतना सा डिफरेंस है, अपने को दोनों पढ़नी है, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं कि ये एक विमीय होती है और ये द्विविमीय होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टक्कर, नेक्स्ट टक्कर आ जाती है प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर को पढ़ने से पहले मैं एक गुणांक पढ़ा रहा हूं, पहले इसको देखो। पहले एक गुणांक लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अभी एक गुणांक होता है जिसका नाम होता है पुनर्स्थापन गुणांक। क्या होता है, पुनर्स्थापन गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पुनर्स्थापन गुणांक होता है। पुनर्स्थापन गुणांक को ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से। दो पिंड टक्कर कर रहे होंगे, देखो डेफिनेशन क्या होती है, ई का एक फॉर्मूला होता है, अपने को याद रखना है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर डिवाइड बाई U1 वेक्टर माइनस ऑफ U2 वेक्टर। इन्हीं के अनुपात को क्या कहते हैं, ये है क्या, देखो टक्कर के बाद दोनों पिंडों का सापेक्ष वेग है कि नहीं है, सापेक्ष वेग में एक के वेग में से दूसरे के वेग को माइनस कर किया जाता है। टक्कर के बाद दोनों पिंडों का सापेक्ष वेग, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने का वेग, है ना। और इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने का वेग। समझ में आई बात। ये कब का सापेक्ष वेग है, टक्कर से पहले का सापेक्ष वेग, ये है टक्कर से बाद का सापेक्ष वेग। ये अपने को समझ में आना चाहिए। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर जो होगी ना, जो कंप्लीटली प्रत्यास्थ होगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है 1। अभी समझ में आएगा क्या होता है, 1। ये अभी प्रूव करेंगे कि जो टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है उस टक्कर के लिए पुनर्स्थापन गुणांक का मान क्या होता है, 1 के बराबर आता है। अब सर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, जब पिंड टक्कर करते हैं ना तो दो चीजें काम में आएगी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। याद है क्या आपको, कितनी चीजें काम में आएंगी, दो चीजें, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एक पिंड कोई ऊर्जा लेकर के आ रहा होगा, गतिज ऊर्जा होगी। गतिशील पिंड के पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो दोनों पिंडों के पास में गतिज ऊर्जा होगी, एक दूसरे से टकराएंगे। तो अगर प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो निकाय की पहले की ऊर्जा और टक्कर की बाद की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। ऊर्जाओं का क्या रहेगा, संरक्षण रहेगा, यानी ऊर्जा पहले जितनी थी उतनी ही निकाय की ऊर्जा बाद में होगी। तो ये हम नियम लगाएंगे इसके अंदर। और दूसरी चीज संवेग संरक्षण होगा, निकाय का पहले का संवेग बराबर निकाय का बाद का संवेग। अरे किसी ने टक्कर हुई है तो किसी ने बल नहीं लगाया, टक्कर अपने आप हुई है। एक पिंड इधर जा रहा था, धीरे धीरे इसके पीछे से तेजी से पिंड चलता हुआ आया तो टक्कर हुई है। तो टक्कर हुई है जो अपने आप हुई है, किसी ने बाहर से बल नहीं लगाया। बाहर से बल नहीं लगाया तो इस निकाय का क्या संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित। अरे संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं बताया मैंने। यदि किसी निकाय पर लगने वाला बाहरी बल क्या हो, शून्य हो, तो उस निकाय का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो इस पर भी बाहरी बल शून्य है।
ये पिंड इधर जा रहा है, दूसरा पिंड इसके पीछे पीछे आ रहा है, दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगे, इस निकाय का संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। इसलिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लगता है। तो दो सिद्धांत लगते हैं, कौन कौन से सिद्धांत? संवेग संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगेगा केवल प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर, अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर कौन सा सिद्धांत नहीं लगता? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत दोनों प्रकार की टक्करों में लगता है। पहले तो यह चीज समझिए, प्रत्यास्थ टक्कर के साथ साथ में एक टक्कर और होगी जिसको कहेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर। दोनों में क्या अंतर है सर? बस इतना ही अंतर है कि एक टक्कर के अंदर तो संवेग भी संरक्षित रहेगा, संवेग प्लस ऊर्जा दोनों क्या रहेंगी? संरक्षित। और अप्रत्यास्थ टक्कर में केवल कौन संरक्षित रहेगा? संवेग संरक्षित रहेगा। और कौन संरक्षित नहीं रहेगा? ऊर्जा। समझ में आया? जब भी कोई टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर होगी उसके लिए ई का मान 1 आएगा, अभी प्रूव करेंगे। क्लियर हो रही बात? अभी समझ में आएगा। अदरवाइज ई का मान फिर 1 से क्या होता है? कम होता है। पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ही ई का मान कितना होगा? 1 होगा, अन्यथा ई का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। ये तो हो गया कौन सा गुणांक? पुनर्स्थापन गुणांक। समझ में आई बात? पुनर्स्थापन गुणांक के बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी टक्कर? हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थ एक विमीय टक्कर। दोनों को मर्ज कर दिए, प्रत्यास्थ एक विमीय टक्कर। अब ये प्रत्यास्थ टक्कर भी है और एक विमीय टक्कर भी है। प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर संवेग भी संरक्षित रहता है और ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। और एक विमीय का मतलब पहले का वेग और बाद के वेग की दिशा समान रहती है। क्लियर हो रही बात? तो वही मैं दो पिंड लिख रहा हूं। देखो ये कौन सा पिंड है? M1। ये कौन सा पिंड है? M2। इसका टक्कर से पहले वेग कितना है? U1। इसका टक्कर से पहले वेग कितना है? U2। टक्कर हो जाती है, टक्कर के बाद में पहले वाले का वेग क्या हो जाता है? V1। दूसरे वाले का वेग क्या हो जाता है? V2। ये टक्कर के बाद की स्थिति है। कुछ समझ में आ रहा है? संवेग संरक्षित करना है और ऊर्जा संरक्षित करनी है। क्लियर हो रही बात? क्या संरक्षित करना है? संवेग भी संरक्षित करना है और ऊर्जा भी संरक्षित करनी है। क्यों? क्योंकि ये कौन से प्रकार की टक्कर है? प्रत्यास्थ टक्कर। और एक ही दिशा में गति करना है, क्योंकि कौन सी गति है? कौन सी टक्कर है? एक विमीय टक्कर। ऐसा नहीं है इसको टकरा कर इधर ले गए, नहीं, इधर जाएगा तो ये कौन सी गति हो जाएगी? द्विविमीय विमीय। और हम द्विविमीय में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यास्थ भी है साथ के साथ वो एक विमीय भी है। तो इसमें दोनों सिद्धांत लगेंगे, ऊर्जा संरक्षण प्लस संवेग संरक्षण। अब आप में से कौन बताएगा मैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत? देखो इसमें गति की दिशा कहीं भी नहीं बदल रही, सारे के सारे ये भी गति से पहले इधर जा रहा था, ये टक्कर से पहले, सॉरी, ये भी टक्कर से पहले राइट साइड जा रहा था, ये भी टक्कर से पहले राइट साइड जा रहा था, टक्कर के बाद भी ये राइट साइड जा रहा है, टक्कर के बाद भी ये राइट साइड जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहेगा? और इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है इसके सर पे। क्यों? क्योंकि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूं कौन से सिद्धांत से? संवेग संरक्षण से। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो यह कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो मैं लिखूंगा टक्कर के पहले निकाय का संवेग, और निकाय के अंदर दोनों चीजें आएंगी। निकाय का संवेग ये बराबर होगा टक्कर के बाद, और यही सब लाइन लिखनी है, टक्कर के बाद का संवेग। अब मैं देखो इसमें क्या क्या बराबर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। टक्कर से पहले का संवेग बताना, देखो मेरे को इन दोनों का मैं लिखूंगा M1U1। संवेग का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अरे याद है क्या? P बराबर कौन होता था? याद करो, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। तो M1U1 प्लस होना चाहिए M2U2। क्लियर हो रही बात? ये टक्कर से पहले का कुल संवेग, और ये बराबर होना चाहिए M1V1 प्लस M2V2। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ में? अब अपने को क्या करना है? M1 को कॉमन ले लेंगे, एक जगह करो। M1 को कॉमन ले लो। देखो M1 एक जगह करो। मैंने M1 को कॉमन ले लिया, इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आओ। और चलो देखो M1U1 इसको इधर ले आओ, माइनस का M1V1 बराबर M2V2।
और ये M2U2 इधर माइनस का M2U2। क्लियर हो रही बात। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन आ जाएगी वैल्यू M1 कॉमन आ जाएगी, ये आ जाएगा U1 माइनस V1 और बराबर में लिख दूंगा M2 कॉमन आ जाएगा V2 माइनस U2। अरे आ गई बात समझ में। अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। और अब मैं इधर लिखूंगा, आगे लिख रहा हूं कौन से सिद्धांत से, मैं लिख रहा हूं कौन से सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, निकाय की पहले की ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, 1/2 M1U1 का स्क्वायर। बोलो पहले वाले पिंड की पहले गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले, दूसरे वाले पिंड की टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा 1/2 MU2 का स्क्वायर। समझ में आया। अब ये निकाय की कुल ऊर्जा हो गई टक्कर से पहले, निकाय की कुल ऊर्जा टक्कर के बाद 1/2 M1V1 का स्क्वायर 1/2 M2V2 का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये M1V1 को इधर ले आओ, पहले तो देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉमन आएगा, राइट हैंड साइड में भी कॉमन आएगा। आ रहा है, तो मैं 1/2 को हटा देता हूं और सीधा लिखता हूं, देखो M1 और मैं इसका कॉमन लेकर के लिख रहा हूं U1 का स्क्वायर और इधर से आएगा M1 के साथ में कौन, V1, तो ये माइनस का V1 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आई, नहीं आया समझ में। बराबर करके लिखूंगा, बराबर करके लिखेंगे, ये कौन बच गया, M2 कॉमन ले लेंगे, M2 कॉमन लेने के बाद में V2 स्क्वायर और इधर से कौन आएगा U2 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B के होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, याद है क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर याद है, अपने को पता होना चाहिए। देखो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू में होता है A माइनस B। मैंने इसी तरह लिख दिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको खोल रहा हूं, देखो मैं लिखूंगा M1 और यहां लिखूंगा देखो U1 प्लस V1 U1 माइनस V1। समझ में आया, A प्लस B A माइनस B। नहीं आई समझ में बात, अरे आ गई क्या बात समझ में, ये आपको याद रखना चाहिए। और अब आगे लिखूंगा मैं क्या, इसको देखो मैं लिखूंगा M2 और इसको लिखूंगा V2 प्लस U2 और आगे लिखेंगे V2 माइनस U2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, M1 U1 माइनस V1 बराबर होता है M2 U2 माइनस U2। समीकरण 1 का मान कौन सी समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 का मान कौन सी समीकरण में रखने पर, 2 के अंदर रखने पर। ध्यान से देखो समीकरण 1 क्या कह रही है, M1 U1 माइनस U1, M1 दिख रहा है U1 माइनस V1, ये बराबर होगा M2 V2 माइनस U2 के। तो जब दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, कट जाएंगे क्या। तो मैं यहां लिख रहा हूं कौन सी समीकरण में कौन सी समीकरण का मान रखने पर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, और 1 का मान रखोगे तो दोनों कट जाएंगे। समझ में आया रे, अरे कट जाएंगे क्या दोनों, तो कौन कौन बचेगा, देखो यहां पर कटेगा कौन कौन, एक तो ये कटेगा, देखो M1 कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा इधर से, और कौन कटेगा, क्लियर, ये चीजें कट गई, बच गया कौन, बच गया देखो मेरे पास में बच गया U1 प्लस V1, ठीक है। और आगे बचेगा कौन, V2 प्लस U2, ठीक है। इस U1 को यहीं रखो, U2 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा U1, ये U2 इधर आ जाएगा माइनस का U2, और आगे बराबर में आएगा V2 और ये माइनस का V1। इसमें भाग दे दो, ऐसे कैसे भाग दे दो, इसको क्या कहेंगे, देखो इसके अंदर भाग दे दो, मैं भाग दे सकता हूं क्या इसमें, मेरे पास आ जाएगा 1 बराबर V2 माइनस V1 बटे U1 माइनस U2। नहीं आया समझ में, इस वाली टर्म में इस वाली टर्म का भाग दे दिया, तो मेरे पास देखो अभी फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, वो
याद है क्या फॉर्मूला? ई लिखवाया था मैंने। ई का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? V2 माइनस V1 बटे U2 माइनस U1। और ये देखो इसके लिए ई का मान कितना आ गया? 1। समझ में आया? तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होता है? 1 होता है। अब अगले टर्म में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे कुछ चीजें बची हुई है और आगे पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अप्रत्यास्थ।